हेलो और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेसोलिथिक कल्चर्स वेस्ट एशिया फॉर द पेपर सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड पार्ट 1। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेसोलिथिक टर्म का मतलब क्या है। वेस्ट एशियन आर्कियोलॉजी में इस पीरियड को ज़्यादातर एपीपैलियोलिथिक बोला जाता है क्योंकि यहाँ का कल्चरल ट्रेजेक्टरी यूरोप से डिफरेंट है। ये पीरियड रफली 20,000 बीसी से लेकर 9500 बीसी तक फैला हुआ है, मतलब अपर पैलियोलिथिक के एंड से लेकर न्यूलिथिक की शुरुआत तक का ट्रांजिशनल फेज। इस पीरियड को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो फेज है जहाँ से हंटिंग गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ एक टर्मिनोलॉजिकल पॉइंट क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। कई स्कॉलर्स जैसे कि जूलियन थॉमस आर्ग्यू करते हैं कि मेसोलिथिक टर्म ओरिजिनली यूरोप के लिए डेवलप हुई थी, जहां ये स्पेसिफिकली पोस्ट ग्लेशियल हंटर गैदरर सोसाइटी को रेफर करता है जो पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में आती है। वेस्ट एशिया में चूंकि कल्चरल डेवलपमेंट्स का ट्रेजेक्टरी काफ़ी अलग है, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ एपीपेलियोलिथिक टर्म प्रेफर करते हैं। फिर भी दोनों टर्म्स का ब्रॉड मीनिंग सिमिलर है, एक ट्रांजिशनल हंटर गैदरिंग फेज जो इंटेंसिफिकेशन और इवेंचुअल फूड प्रोडक्शन की तरफ ले जाती है। इस कोर्स के लिए हम दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। अब थोड़ा एनवायरमेंटल बैकग्राउंड समझते हैं। लेट प्लाइस्टोसीन के दौरान यानी वार्म ग्लेशिएशन के सेकेंड हाफ में, जो रफली 20,000 से 9,000 बीसी तक चला, वेस्ट एशिया का क्लाइमेट आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और ड्राई था। पेलिनोलॉजिकल एविडेंस यानी पोलन एनालिसिस बताता है कि उस वक्त जैग्रस माउंटेन्स, जो आज ओक पिस्टैशियो वुडलैंड से कवर्ड हैं, वो वर्चुअली ट्रीलेस थे। सिर्फ लेवेंट रीजन में, मतलब इसराइल, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के घाब बेसिन में कुछ रेलिक्ट वुडलैंड सर्वाइव कर पाए। यही वुडलैंड्स बाद में वाइल्ड व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स और पीस जैसे प्लांट्स का एंसेस्ट्रल होम बने, जो आगे चलकर साउथ वेस्ट एशिया की स्टेपल क्रॉप्स बन गए। अब इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट केंट फ्लैनरी ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेवोल्यूशन नाम दिया है। ये शिफ्ट रफली 20,000 ईयर्स पहले हुआ था, जब हंटिंग ग्रुप्स सिर्फ लार्ज अनग्युलेट्स, मतलब बड़े जानवर जैसे वाइल्ड कैटल और गैजल पर डिपेंड करने के बजाय एक वाइडर रेंज ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। इसमें स्मॉल गेम, फिश, टर्टल्स, वाटर बर्ड्स और इन्वर्टिब्रेट्स जैसे क्रैब और लैंड स्नेल इंक्लूड होते हैं। फ्लैनरी के अकॉर्डिंग ये अडेप्टेशन ही आगे चलकर सीरियल ग्रासेस की तरफ अटेंशन शिफ्ट करने का बेस बनता है। इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमी के साथ दो इंपॉर्टेंट प्री अडेप्टेशंस भी दिखते हैं। ग्राउंड स्टोन टेक्नोलॉजी, जो पहले पिगमेंट ग्राइंड करने के लिए यूज होती थी लेकिन बाद में टफ ग्लूम ग्रासेस को प्रोसेस करने के लिए अडेप्ट होती है, और स्टोरेज पिट्स जो 9,000 टू 8,000 बीसी तक पूरे साउथ वेस्ट एशिया में कॉमन हो जाते हैं। चलिए अब रीजन वाइज देखते हैं कि ये चेंजेस कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। वेस्ट एशिया में दो मेजर जोन्स हैं जहां ये ट्रांजिशन क्लियरली ट्रेस की जा सकती है। पहला है लेवांट और दूसरा है जैग्रस टॉरस आर्क। लेवांट से शुरू करते हैं। यहाँ कल्चरल सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकली कैबरन और उसके बाद नेटुफियन फेज में डिवाइड किया जाता है। नेटुफियन कल्चर, जो रफली 12,500 से 9,500 बीसी तक डेटेबल है, इस रीजन की सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक कल्चर है। नेटुफियन साइट्स एक नैरो बेल्ट में मिलते हैं जिसमें साउथ वेस्ट सीरिया, लेबनान और पैलेस्टाइन इंक्लूडेड हैं, और इनमें से कोई भी साइट सी से 40 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ इजिप्ट का हेलिवन एक्सेप्शन है। इंपॉर्टेंट साइट्स में शामिल हैं एल वाद और नेहाल ओरियन कोस्टल कैरमल रीजन में, और आइन मल्ला जॉर्डन वैली के ह्यूल बेसिन में। नेटुफियन कल्चर की सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है उनका टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जो वाइल्ड सीरियल ग्रासेस की हार्वेस्टिंग, रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और स्टोरेज के लिए डेवलप हुआ। एक्सकवेशंस में सिकल ब्लेड्स मिलती हैं जिनमें शीन दिखता है, मतलब सिलिका ग्लॉस जो ग्रास कटिंग से आता है, और बोन हैंडल्स मिलते हैं जिनमें ये ब्लेड्स इंसर्ट की जाती थी। इसके साथ साथ लाइमस्टोन मोर्टर्स और बेसॉल्ट पेस्टल्स भी मिलते हैं जो ग्रेन्स को ग्लूम से सेपरेट करने के काम आते थे। ये पूरा टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स मॉस्टेरियन या अर्ली अपर पैलियोलिथिक साइट्स में नहीं मिलता, जो बताता है कि ये एक टोटली न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्टोरेज और आर्किटेक्चर का। एन मल्ला जैसी साइट्स पर हमें परमानेंट सर्कुलर स्टोन हाउस मिलते हैं जिनका डायमीटर कभी कभी 7 मीटर तक होता है। प्लास्टर लाइंड बेल शेप्ड स्टोरेज पिट्स भी डिस्कवर हुई हैं। फिशिंग भी इस पीरियड में पहली बार सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस लेती है। केबारा और आयन मिल्ला से बोन फिश हुक्स और बार्ब पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब एविडेंस दिखाता है कि नॉटिफान कम्युनिटीज़ इंक्रीजिंगली सेडेंट्री हो रही थी, मतलब वो एक जगह सेटल होने लग रही थी बिना फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चर के भी। नेटुफियन कल्चर से एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जुड़ा हुआ है जो है बेरियल प्रैक्टिसेस का। नेटुफियन साइट्स जैसे एल वादा और एन मल्ला से ऑर्गेनाइज सिमेट्रीज मिलती हैं, कभी कभी रेड ओकर के साथ, और कुछ बेरियल्स में शेल ऑर्नामेंट्स या बोन ज्वेलरी भी इंक्लूड होती है।
ये एविडेंस सोशल कम्प्लेक्सिटी और पॉसिबली इमर्जिंग सोशल डिफरेंशिएशन की तरफ इशारा करता है, जो एक प्योरली मोबाइल हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में उतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिखती। इससे ये भी सजेस्ट होता है कि सेडेंटिज्म सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि उसके साथ सिंबॉलिक और रिचुअल लाइफ भी इवॉल्व हो रही थी। अब दूसरी तरफ ज़ाग्रोस तोरस आग की बात करते हैं, जो आज के ईरान, इराक और टर्की में फैला हुआ है। इसके क्रोनोलॉजिकल फेजेस को जार्जियान और बाद में करीम शहरियान नाम दिया गया है, जो लेवांत के केबरान और नेटोफियन के रफली पैरेलल है। यहाँ के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं करीम शहीर, जावी चेमी शानीदार और एम लिफात। करीम शहीर साइट पर 30,000 से ज़्यादा स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिसमें नॉच्ड और सिकल ब्लेड्स शामिल हैं, लेकिन रियल आर्किटेक्चर यहाँ नहीं मिलती। ज़ोवी केमी शांदिर, जो नॉर्दर्न इराक में है और रफली 10,870 ईयर्स अगो रेडियो कार्बन डेटेड है, वहाँ स्टोरेज पिट्स, सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर और डोमेस्टिकेटेड शीप के अर्ली एविडेंस मिलते हैं, हालांकि कोई ग्रेन्स रिपोर्ट नहीं हुए। एम लिफात में पिट हाउसेज, स्टोन फ्लोर्स और सर्कुलर स्टोन वॉल मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम लिफात और जावी चेमी शानिदोर दोनों ब्रेडवुड के नेचुरल हैबिटेट जोन के एज पर लोकेटेड है। हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। ज़ैग्रोस और लेवांत के पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लेवांत में नाटोफियन कम्युनिटीज़ पहले से ही एक ऑप्टिमल जोन के अंदर सेडेंटरी हो रही थी, जबकि ज़ैग्रोस तोरस आर्क में अर्ली पोस्ट प्लेस्टोसीन ग्रुप्स सीजनली माइग्रेट करते थे माउंटेन वैली सिस्टम्स के थ्रू, जहां ऑल्टीट्यूड के हिसाब से डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट सीजन में अवेलेबल होते थे। यानी ब्रेडवुड के सेटलिंग इन मॉडल के बजाय यहाँ एक सीजनल एक्सप्लॉयटेशन का पैटर्न ज़्यादा दिखता है, जिसमें कम्युनिटीज़ अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को एनवायरमेंटल जोन्स के हिसाब से एडजस्ट करती थी। लिथिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस पूरे पीरियड में माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रीज डोमिनेंट होती हैं, मतलब छोटे जियोमेट्रिकली शेप्ड स्टोन टूल्स जैसे ल्यूनेट्स, ट्रैपीज और ट्राइंगल्स, जो कंपोजिट टूल्स में सेट किए जाते थे, जैसे एक सिकल या एरो। ये माइक्रोलिथ्स एक डायग्नोस्टिक फीचर माने जाते हैं एपीपेलियोलिथिक असेंबलेज के, और इनकी टाइपोलॉजी से ही आर्कियोलॉजिस्ट डिफरेंट फेजेस जैसे केबरान और नेटोफियन को डिस्टिंग्विश करते हैं। करीम शाहिर जैसी साइट से भी हजारों की तादाद में नॉच्ड और सिकल ब्लेड्स मिलती हैं, जो बताता है कि प्लांट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पूरे वेस्ट एशिया में, चाहे लेवांत हो या ज़ैग्रोस, एक पैरेलल डेवलपमेंट दिखाती है। हालांकि रीजनल स्टाइलिस्टिक वेरिएशन भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डिबेट की, जो है डोमेस्टिकेशन क्यों और कैसे शुरू हुआ। एक प्रोमिनेंट मॉडल है फ्लैनरी और बिनफोर्ड का डिसइक्विलिब्रियम या पॉपुलेशन प्रेशर मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑप्टिमल हैबिटेट जोन्स में कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करती है, तो डॉटर पॉपुलेशंस मार्जिनल एरियाज की तरफ स्प्लिट हो जाती है। इसी टेंशन जोन में, मतलब ऑप्टिमल और मार्जिनल एरियाज के बीच में, एक अडेप्टिव शिफ्ट ज़रूरी हो जाता है, जिसमें लोग अपनी ओरिजिनल हैबिटेट को आर्टिफिशियली रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं मार्जिनल एरियाज में भी। यही प्रोसेस है जो इवेंचुअली डेलिब्रेट कल्टीवेशन की तरफ ले जाता है। इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं, जैसे कि ऑप्टिमल जोन्स में डोमेस्टिकेट्स के अपीयर होने से पहले पॉपुलेशन और साइट साइज में इंक्रीज दिखना चाहिए। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेट्स ऑप्टिमल जोन्स के बजाय उनके मार्जिन्स पर मिलने चाहिए, और एक सिंगल सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन के बजाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेंटर्स होने चाहिए। एविडेंस स्पेशली लेवांट से इस मॉडल को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। बेदा, जेरिको एंड रमादा जैसे साइट्स जहां अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड ग्रेन्स मिलते हैं, वो एक्चुअली मेडिटेरेनियन ऑप्टिमल जोन के मार्जिन्स पर लोकेटेड हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। पुराने डिफ्यूजनिस्ट मॉडल जैसे कि ब्रेडवुड का नेचुरल हैबिटेट जोन हाइपोथेसिस ये अज्यूम करते थे कि एग्रीकल्चर एक साथ हर्थ से डेवलप्ड हुई और फिर स्प्रेड हुई, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस एक्यूमुलेट हुआ, स्पेशली हार्लन और जोहरा के बोटानिकल सर्वेस से, ये क्लियर हुआ कि वाइल्ड व्हीट और बार्ली के एंसेस्टर्स वेस्ट एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सिर्फ एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। इसलिए अब स्कॉलर्स मानते हैं कि डोमेस्टिकेशन मल्टीपल प्लेसेस पर रफली पैरेलल टाइम पर इंडिपेंडेंटली या सेमी इंडिपेंडेंटली हुई, ना कि एक सिंगल सेंटर से। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटर रीजनल कॉन्टैक्ट का। ऑब्सिडियन ट्रेड जो 7500 BC तक ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, एनाटोलियन सोर्सेज से लेवांट तक और लेक वैन सोर्स से ज़ैग्रोस माउंटेन्स तक, ये दिखाता है कि ये कम्युनिटीज़ आइसोलेटेड नहीं थी। डोमेस्टिकेटेड एमर व्हीट जो लेवांट में ओरिजिनेट हुई, वो ज़ैग्रोस तोरस आर्क में मूव हुई, जबकि शीप जो ज़ैग्रोस में डोमेस्टिकेट हुई, वो लेवांत की तरफ मूव हुई। दोनों एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स फॉलो करते हैं। ये एविडेंस हमें बताता है कि मेसोलिथिक वेस्ट एशिया एक कनेक्टेड वर्ल्ड था, जहाँ आइडियाज़, रिसोर्सेज और जेनेटिक मटेरियल रेगुलरली एक्सचेंज होता था। अब कंक्लूड करते हुए हम बताना चाहते हैं कि मेसोलिथिक या एपीपेलियोलिथिक वेस्ट एशिया एक क्रूशियल ट्रांजिशनल पीरियड है,
जो हमें सिखाता है कि सोशल और इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी एग्रीकल्चर से पहले भी डेवलप हो सकती है। नेटोफियन जैसे कल्चर्स ने दिखाया कि सेडेंटिज्म, आर्किटेक्चर और इंटेंसिव रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी के अंदर ही पॉसिबल थे। ये चैलेंज करता है पुरानी सिंपलिस्टिक लीनियर मॉडल्स को, जो डायरेक्टली हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग की तरफ एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाते थे। इसके बजाय जो पिक्चर इमर्ज होती है वो है एक कॉम्प्लेक्स रीजनली वेरिएबल प्रोसेस, जिसमें क्लाइमेटिक चेंज, डेमोग्राफिक प्रेशर और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन सब एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। हिस्टोरियोग्राफिकली भी ये डिबेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि आर्कियोलॉजिकल मॉडल्स कैसे टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। ब्रेडवुड के सिंपल नेचुरल हैबिटेट जोन से लेकर फ्लैनरी और बिनफोर्ड के मोर न्यूआंस्ड इकोलॉजिकल मॉडल्स तक। और ये भी ज़रूरी है समझना कि डिफरेंट रीजन्स जैसे लेवांत और ज़ैग्रोस अपनी अपनी यूनिक ट्रेजेक्टरीज फॉलो करते हैं। इसलिए एक यूनिफॉर्म मिसोलिथिक वेस्ट एशिया बोलना भी थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। एक फाइनल पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिबेट्स आज भी एक्टिव है। नए रेडियो कार्बन डेट्स, नए पैलियो एनवायरमेंटल डेटा और नए एक्सकवेशन जैसे कि रीसेंट फाइंड्स एमर व्हीट के केब्रान लेवल्स में नेहल ओरियन से पुराने क्रोनोलॉजीज और मॉडल्स को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि आर्कियोलॉजी एक स्टैटिक डिसिप्लिन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें एविडेंस के साथ इंटरप्रिटेशंस भी बदलती रहती हैं। होल और फ्लैनरी के शब्दों में कहें तो ये हाइपोथेसिस फेयर गेम फॉर अटैक एंड सब्सिक्वेंट रिफाइनमेंट अभी भी है। और यही साइंटिफिक टेम्पर मेसोलिथिक वेस्ट एशिया की स्टडी को इतना डायनामिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये था आज का डिस्कशन मेसोलिथिक कल्चर्स वेस्ट एशिया पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।